नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर हरियाणा विशेष पर डालते हैं। प्रदेश के सिरसा, कैथल और यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। जगाधरी के सिविल अस्पताल को अब अपग्रेड किया जाएगा। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं सिरसा, कैथल और यमुनानगर जिलों में ये मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, जिनकी मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दे दी गई है। पीजीआई रोहतक में डीएम, उधर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सिरसा की जमीन पर खोला जाएगा, जिसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सिरसा में खुलेगा। ग्राम सरपनखेरी कैथल में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा और उधर यमुनानगर में एक पंचायत की जमीन पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यानी कि एक यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और दूसरा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सिरसा की जमीन पर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा को 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। क्या क्या है ये परियोजनाएं, पूरी जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की अब सौगात हरियाणा को मिलने जा रही है। दक्षिण हरियाणा को अब ये स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ये तोहफा हरियाणा वासियों को दे रहे हैं। 14 जुलाई को दक्षिण हरियाणा को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 12,000 करोड़ की ये सड़क परियोजनाएं हैं। कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री करेंगे। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम पूरा होगा वो वर्चुअली किया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। कई जगहों पर स्क्रीनिंग की जाएगी, कई जगहों पर स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके जरिए ये पूरा कार्यक्रम होगा। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात हरियाणा को दे रहे हैं नितिन गडकरी। दरअसल ये क्या क्या जो परियोजनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ पेहवी ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा और इसके साथ साथ रेवाड़ी जैसलमेर राजमार्ग का हिस्सा होगा। नारनौल में 24 किलोमीटर लंबा बाईपास भी बनने जा रहा है। ये अहम परियोजनाएं हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। परियोजना कुल 848 किलोमीटर लंबी होगी। सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण बहुत मानी जा रही है। ये रेवाड़ी जैसलमेर परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटकों के लिए भी बेहतरीन पर्यटन गलियारा बन जाएगा। रेवाड़ी, मानेसर, बावल जैसे छोटे शहरों का विकास इसके बाद तेजी से हो पाएगा और परियोजना जो ये है 848 किलोमीटर लंबी ये रहने वाली है। सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। रेवाड़ी जैसलमेर परियोजना के बारे में बता रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटकों के लिए ये बेहतरीन पर्यटन गलियारा बनकर तैयार होगा। रेवाड़ी, मानेसर, बावल ये जो छोटे छोटे शहर है, यहाँ पर इसके बाद विकास तेजी से होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। रेवाड़ी जैसलमेर परियोजना के बारे में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। शेखावाटी क्षेत्र से जुड़ी 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात अब हरियाणा वासियों को मिल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ये सौगात हरियाणा वासियों को दे रहे हैं। 14 जुलाई को दक्षिण हरियाणा को ये स्पेशल गिफ्ट मिलने जा रहा है। कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद करेंगे और ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा ये वर्चुअली किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर स्क्रीन लगाई जाएगी इसके लिए, जिसके तहत इसका शिलान्यास नितिन गडकरी की तरफ से किया जाएगा। 12,000 करोड़ की ये सड़क परियोजनाएं हैं। एक स्पेशल गिफ्ट हरियाणा वासियों को दिया जा रहा है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। महेंद्रगढ़ पेहवा ग्रीनफील्ड हाईवे बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। अब
रेवाड़ी जैसलमेर राजमार्ग का हिस्सा होगा। ये अहम परियोजनाएं जो ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं हम आपको। नारनौल में 24 किलोमीटर लंबा बाईपास बनने जा रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसके बाद विकास यहां तेजी से होगा। महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र से होकर यह हाईवे गुजरेगा। महेंद्रगढ़ पेहवा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के बारे में बता रहे हैं। पेहवा के पास NH 152 में ग्रीनफील्ड हाईवे मिलेगा। निर्माण पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जो ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया जाएगा, 9,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अंबाला होते हुए सीधे चंडीगढ़ पहुंचना अब हरियाणा के लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। 6 चरणों में पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया जाएगा। रेवाड़ी जैसलमेर परियोजना की अब बात करते हैं। परियोजना कुल 848 किलोमीटर ये लंबी रहने वाली है। सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन के लिए भी बहुत जरूरी ये परियोजना मानी जा रही है और इसके साथ साथ शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटकों के लिए भी बेहतरीन पर्यटन गलियारा बनकर बन जाएगा। रेवाड़ी, मानेसर, बावल जैसे छोटे छोटे जो ये शहर हैं, इनमें इसके बाद विकास तेजी से होगा ये माना जा रहा है। उधर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में कोरोना काल के दौरान सरकार के कामकाज को ऐतिहासिक बताया और प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी पर भी चर्चा होने की बात कही। इसके ऊपर लोगों से चर्चा करी जा रही है, अलग अलग सोसाइटी के हिस्सों से, क्योंकि एक बड़ा अहम फैसला होगा कि महिलाओं की अगर हिस्सेदारी पंचायतों में हम बढ़ाते हैं तो इफेक्टिवली उसका रिजल्ट भी उतना बेहतर हमें देखने को चाहिए। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी, हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हुई है और जैसे ही लोगों का भी कंसेंसस इस पे आ जाएगा फिर सरकार इस पे कदम उठाने का काम करेगी। मगर ये जरूर आप मान कर चलिए कि जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायत थी, पिछले डिसीजन के बाद जब एजुकेशन क्लॉज डाला गया उसमें इम्प्रूवमेंट आया और ख़ास तौर पर जहाँ महिला सरपंच थी वो गांव तो अपने आप में अलग अलग दिशा में मॉडल बने। जैसे नया गांव के अंदर गोबर गैस का प्लांट लगा, सिरसी पहला लाल डोरा मुक्त गांव हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि एक योगदान जरूर पढ़ी लिखी महिलाओं का सोसाइटी अपलिफ्टमेंट में रहा है और उसके ऊपर बड़ी स्नेह की बात है कि अब जब हमने रिसर्च करी तो पहले हमें लगता था 12-13 प्रदेशों के अंदर ही वुमेन पंचायत को 50% हक दिया है, मगर अब डाटा कलेक्ट करने के पता चला कि 28 में से 20 स्टेट्स के अंदर आज भी 50% महिलाओं को पंचायत में अधिकार है। जिस तरीके से मिलकर केंद्र ने, प्रदेश ने कोविड की लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से 8 महीनों के अंदर प्रदेश में ऐतिहासिक कदम, चाहे किसान के खाते में पैसा देने की बात हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को और बेनिफिशियरी बनाने की बात हो, चाहे नई इंडस्ट्री को 100 डेज के रिबेट के ऊपर चर्चा हो, चाहे 75% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए पेपर, ये तमाम विषय चर्चा के थे। और मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन जरूरी है कि केंद्र प्रदेश मिलकर और इफेक्टिवली इस कोविड की लड़ाई में भी और आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को, जो अब बड़े बड़े देशों को छोड़ के पलायन कर कर इंडिया की तरफ आना चाहती है, तो एज इंडस्ट्री मिनिस्टर मेरी जिम्मेवारी भी बनती है। इसके ऊपर लोगों से चर्चा करी जा रही है, अलग अलग सोसाइटी। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट छटता दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत ने 100 से ज्यादा विधायकों की परेड मीडिया के सामने कराई और विक्ट्री साइन दिखाया। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम आगे उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से ज्यादा विधायक होने का दावा कर रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की भी मांग की गई है। वहीं राजस्थान के विधायक दल में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी और कांग्रेस का नेता या विधायक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आइए अब आपको राजस्थान की सियासत का पूरा गणित हम ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दरअसल राजस्थान के अंदर कुल विधानसभा सीट 200 हैं और हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पास 107 है। उधर हम निर्दलीय जो विधायक हैं उनकी बात करें वो 12 हैं और कुल अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के पास अपनी सीटें 72 हैं। इसके साथ साथ बहुमत के अगर हम आंकड़े की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 101 है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है उसके बाद कांग्रेस के पास कुल 125 विधायक इस वक्त हैं। उधर हम बात करें अगर आरएलपी के पास 3 सीटें हैं जो कि बीजेपी के खेमे में हैं। दरअसल बीजेपी के पास कुल मिलाकर हम बात करें तो 75 सीटें इस वक्त हैं, लेकिन कांग्रेस के पास जो अपनी सीटें हैं वो 107 है और जो कुछ निर्दलीय विधायक जिनका समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है उनको मिलाकर अब कांग्रेस के पास कुल 125 विधायक हैं और बीजेपी के पास 75। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अब तक सियासी संबंध कैसे रहे हैं। दरअसल दिसंबर 2018 को सचिन पायलट के अध्यक्ष में राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। सोनिया गांधी के कहने पर पूरी कहानी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। मई 2019 लोकसभा में राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद दिसंबर जिस तरह से 2018 में हमने बताया आपको सचिन पायलट की अध्यक्षता में राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई थी। राजस्थान में जारी सियासी संकट से सरकार को निकालने के लिए रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा, अगर किसी को कोई नाराजगी है तो पार्टी के सामने अपना पक्ष रखें। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे, परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने। वहीं राजस्थान के सियासी संकट पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया। दुष्यंत ने कहा कि अगर प्रदेश की जनता किसी युवा नेतृत्व के साथ जुड़ती है तो उसको अपनाकर बदलाव की तरफ चलती है। मैं मानता हूं कि समय आ चुका है, बड़ी पार्टियों को इस पर सोचना चाहिए। मैं तो किसी पार्टी के पूरे विधायक दल को तो लेकर नहीं भागा। युवाओं को अलग पार्टी से अलग देखो, अगर प्रदेश की जनता किसी युवा नेतृत्व के साथ जुड़ती है, उसको अपनाती है और उसके विचारों से जुड़कर बदलाव की ओर चलती है, तो मुझे लगता है कि समय आ चुका। इसके ऊपर बड़ी पार्टियों को भी सोचना चाहिए। हरियाणा के अंदर तो रीजनल तौर पे तो कदम हमने उठाया, मगर नेशनल तौर पे जैसे कांग्रेस का
हाल मच रहा है। मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, कांग्रेस के नेता का ही कल बयान था, महाराष्ट्र के बड़े सीनियर नेता का, कि अगर इस तरह से लोग भागते रहे तो कांग्रेस में बचेगा क्या। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे हरियाणा की ओर आ रहा है। मेरे ख्याल से शुरुआत तो ये मध्य प्रदेश से हुई, अब राजस्थान, और जैसे टिड्डी हरियाणा में आया, अगर कांग्रेस में भी ऐसा कुछ आ जाता है हरियाणा में, तो फिर आप यहाँ भी कई भागते देखो। हरियाणा में बार बार टिड्डी दल के हमले ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ किसान खून के आंसू रो रहा है, वहीं अब टिड्डियों पर भी सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने टिड्डियों से निपटने को लेकर एक बार फिर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हरियाणा में टिड्डी संकट बरकरार। सरकार पर फिर विपक्ष का वार। टिड्डी संकट को लेकर लापरवाह है सरकार। एक तरफ टिड्डियों के बार बार हमले से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। रेवाड़ी, सिरसा, भिवानी समेत कई जिलों में टिड्डियां किसानों की फसलों को चट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ टिड्डियों पर अब प्रदेश की राजनीति भी गर्माती जा रही है। विपक्ष ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है और टिड्डी संकट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने किसानों की हजारों एकड़ फसल के नुकसान का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बार फिर सरकार पर ट्वीट वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंतराल में ही हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल ने बार बार प्रवेश कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों ने प्रदेश के किसानों की हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने टिड्डियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार से लगातार आग्रह किया, परंतु सरकार खानापूर्ति तक ही सीमित रही। टिड्डियों के नियंत्रण को मंगाई दवा भी नकली पाई गई, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को फसलों के नुकसान का तुरंत मुआवजा दिया जाए। विपक्ष टिड्डी संकट से निपटने में सरकार को पूरी तरह से फेल बता रहा है, साथ ही किसानों की फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहा है। दिनों हमने हरियाणा सरकार को चेताया था कि हरियाणा पर भी देश के दूसरे भागों की तरह टिड्डी दलों का एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और सरकार को इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने अपनी ओर से दिखावा जरूर किया, दवाई व्यापक रूप से छिड़कवाई गई, लेकिन अब जो पता चला है कि यह दवाई जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ वो नकली थी, मानकों पर वो सही नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी। ये इतना बड़ा घोटाला इस पैमाने पर हुआ है तो हरियाणा के किसानों का जो नुकसान हुआ, एक और उसकी भरपाई हरियाणा सरकार कैसे करेगी, और दूसरी ओर ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है इसकी कैसे निष्पक्ष जांच हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में देखना होगा और ये देखें कि दोषी लोग कौन हैं, उनको क्या दंड मिले। लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार दावा ठोक रहे हैं कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। कृषि विभाग टिड्डियों से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही टिड्डियों को राजस्थान सीमा से हरियाणा में घुसते ही ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है। टिड्डी संकट पर सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन विपक्ष नकली कीटनाशक के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर सियासी माइलेज जरूर बढ़ाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर हांसी में पीसीआर के नीचे आने से युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है।
साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और 302 के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर उनका लगातार प्रदर्शन जारी है। हांसी में युवक का काल बनी पीसीआर, पुलिस की गाड़ी अचानक यमराज बन गई, बाइक सवार युवक को रौंद डाला, कटघरे में हांसी पुलिस। दिल दहला देने वाले हादसे की ये तस्वीरें हांसी की हैं, जहां जींद बाईपास के पास पुलिस पीसीआर ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला। पुलिस की गाड़ी के नीचे आने से गगनखेड़ी गांव के रहने वाले रविंद्र नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जब इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो पुलिस कर्मियों पर ही कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ी और बाइक सवार रविंद्र रुककर कुछ बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अचानक बाइक सवार युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पीछे से आती है और रौंद कर चली जाती है। हाँ जी, वो मेरा लड़का था, श्री राम की दुकान पर काम करता था और कल उसका मामा जी आया हुआ था, इसलिए वो घर आ रहा था। और 5-6 बजे छुट्टी करके नगर आने की तैयारी थी। उसको पता लगे दिन में चाय पानी पिलाया था, उधर रुके भी थे दोपहर को। तो उसके पीछे पीसीआर लगी हुई थी पुलिस वाली। तो किस कारण से पुलिस पीसीआर लगी हुई थी, कुछ बताओ? नहीं, वो दुकान पर काम करता था जी, पूरे दिन हाजिरी में रहता था, हमने नहीं पता। इसलिए हिसार जा लिए थे, तब पता लग गया था कि बीच इस तरह लड़का हिसार है, लेकिन आसी रेफर हुआ तब भी नहीं पता था। परिजनों का हत्या का आरोप, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। पुलिस की गाड़ी से हुए इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने मिनी सचिवालय के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का लगातार प्रदर्शन जारी है और वे आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने और मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा है, ये एक मामला सामने आया है कि भाई पुलिस की गाड़ी से पीसीआर से और ये हादसा हुआ है। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने आंखों देखा है, जो सविता काजल है, कुलदीप है, इन्होंने बताया कि भाई हमने आंखों से देखा है और इसके ऊपर 302 लगनी चाहिए। हमने इसमें 302 और जो विक्टिम जो है, ये जो एक्सपायर डिसीज्ड है, ये SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है, तो इनकी मांग के अनुसार इसमें SC/ST एक्ट लगा दिया है। अब आगे इसके फर्दर जो कार्रवाई होगी वो वेरिफिकेशन करने के बाद में जो भी बात सामने आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई कर देंगे। जाहिर है पुलिस कर्मियों पर परिजनों के आरोप गंभीर हैं। सीसीटीवी फुटेज भी परिजनों के आरोप को काफी हद तक पुख्ता कर रही है। ऐसे में इस मामले का सच सबके सामने आना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बदमाश कितने बेलगाम हो गए हैं, एक वीडियो इसकी हकीकत बयां कर रही है। देखिए जरा रिपोर्ट में। फरीदाबाद में बदमाश बेलगाम हो गए। दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। लाठी डंडों से व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई। क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया? कहां है फरीदाबाद पुलिस? दिन दहाड़े व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई, अधमरा होने के बावजूद लाठी डंडों से हमला जारी। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ना कोई पुलिस है, ना कोई बचाने वाला। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां बदमाश न सिर्फ बेलगाम हो गए हैं बल्कि उन्हें कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। ये वीडियो 4 जुलाई का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह दबंग कहर बरपा रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति का नाम है विनोद, जो गंभीर रूप से घायल है। पीड़ित की माने तो शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पीड़ित का अभी तक मेडिकल भी नहीं करवाया गया है। पीड़ित के मुताबिक हवलदार और एक पुलिसकर्मी उस पर आरोपियों से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं एचएम नगर का रहने वाला हूं। घटना 4/7/2020 शाम करीब 5 बजे के आसपास की है। बाटा चौक पर अनिल उर्फ अंडा, जो कि पहले भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त है और आए दिन इस तरह के कार्य को करता रहता है, 56 व बंटी, इन तीनों ने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा। वे गाड़ी में डाल करके, वे पिस्टल लगा करके
मेरे को डरा धमका करके मारते रहे। वहीं पुलिस की तरफ से आरोपों को खारिज किया जा रहा है और साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है। एसएचओ साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं, गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, मामला है क्या है पूरा? देखो, आपने देखा, मैंने भी एक देखी ये वीडियो कि एक लड़के को 2-3 व्यक्ति मार पिटाई कर रहे हैं। इसमें हमने एक मुकदमा दर्ज कर दिया, मुकदमा नंबर 230 अंडर सेक्शन 323 34 506 IPC। अभी वो डिस्चार्ज हुआ है, अभी उसकी डिस्चार्ज समरी लेके जिस हिसाब से उसकी मेडिकल में चोट तहरीर होगी, आगे की धारा उसमें याद करके और हम जल्द से जल्द एक्यूज की अरेस्टिंग शुरू करेंगे। जाहिर है मारपीट का यह वीडियो कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही पीड़ित के आरोपों के बाद फरीदाबाद पुलिस भी कटघरे में खड़ी है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।